असली जिन। कहानी सादत हसन मंटो। लखनऊ के पहले दिनों की याद। नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 बरस थी। इकहरे जिस्म की, बड़ी दुबली पतली, नाजुक, पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। नाम उसका फरखंदा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना ढतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई था न बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके वजूद से उसकी जिंदगी की यकअहंगी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाद ही थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे। बाधी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की इन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने ये मुनासिब न समझा था कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों। उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नरमोनाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरखंदा को इस महीन महीन मोछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नावल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे, चुनाचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतारिफ हो गई। फरखंदा को उसकी शक्लो सूरत पहली नज़र में थतन पुरख्शिश मालूम न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर खुद दोखाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पाँव, कुशादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक ढाली। फरखंदा को उसके बालाई लब पर महीन महीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनांचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नावल कैसा है? फरखंदा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी। सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने ये नावल फरखंदा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरखंदा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद औरात देख लूं। किताब खोली तो उसमें से एक रुका निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरखंदा के तन बदन में कपकपियां दौड़ती रहीं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा था कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरखंदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुके के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूदकर फरखंदा से लिपट गई और चट से इसके होंठों का तूल बोसा ले लिया। फरखंदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों गुल मिल के बातें करती रहें। नसीमा अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी।
उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो ताद में आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फ़रिख्दा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की कि वो अपनी हमसाई को जो उसकी सहेली बन चुकी है बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मज़ाइला नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडों की तरह कद कड़े लगाती रहती है। फ़रिख्दा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है बड़े अठलात से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नज़ाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फ़रिख्दा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियाँ काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी, इंसान को अपने वायदे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी धमीज धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फ़रिख्दा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नज़ाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज़ पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फ़रिख्दा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बढ़ाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा इसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फ़रिख्दा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चहल करे और ऐसी नरमोनाजुक लड़ाइयाँ होती रहीं जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसी जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहीं। लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उनमें फ़रिख्दा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फ़रिख्दा ने भी अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती। जाने क्या बातें करती थीं? उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फ़रिख्दा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का ज़रूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी। चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 डमीसों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फ़रिख्दा की 10 शलवारों के लिए सफ़ेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फ़रिख्दा से ये तमाम चीज़ें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस न करती। सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहाइफ वसूल करके फ़रिख्दा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं। अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज अपने हाथों से सोने की कंघी करती। तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती। तुम्हारे डुसल के लिए मुअत्तर पानी होता। तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़र का जिक्र जरूर आता। फ़रिख्दा को शुरू शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुतल्लिक़ जरूर हुई मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं।
सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरिख्दा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन बदिन ज्यादा उस्तुवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाज़ औक़ात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावधार मालूम न होता। फरिख्दा अब ज्यादातर नसीमा ही के पास रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती। नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरिख्दा की 2 सहेलियां और भी थी, बड़ी मुर्दार किस्म की। यूपी की रहने वाली थी, जिस्म छीछड़ा सा, दोपली टोपियासी मालूम होती थी। फोंक मोरो तो उड़ जाएं। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जानो जिगर थी, मगर अब फरिख्दा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थी कि वो न आया करें, इसलिए कि इनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही नन्ही चूहियां थी जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर नसीमा घर में मौजूद नहीं थी। इसका फरिख्दा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरत नामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने धत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने उसे कुछ भी न करने दिया। दिन में कम से कम 100 मर्तबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ। ये भी कोई शहरों में शहर है, यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा दराब हो गया है, अपना काम जल्दी खत्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई। मगर अब फरिख्दा ने कहा, जाना है तो जरा शॉपिंग कर लें, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीजें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरिख्दा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 सेलेक्स के लिए बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा खरीदा। वॉकिंग शू लिए। एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब मौजू थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज न हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफर की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूझा हुआ था। सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरिख्दा ने बड़ी माफिया मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी न हुई। इस पर फरिख्दा ने ज़ारो डतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी प्यार मोहब्बत की बातें करती रहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। मगर फरिख्दा की मां ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन बदिन खराब हो रही है। चुनांचे उसने इसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरिख्दा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसीब हो गया है। दूसरे लफ्जों में, कोई जिन्न इस पर आशिद है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनांचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, तावीज गंडे हुए, मगर बेसूद। फरिख्दा की हालत दिन बदिन दैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आरिज़ा क्या है। दिन बदिन दुबली हो रही थी। कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ, जो ज्यादा ज़ीफुल-एतिकाद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन्न आशिद है।
इसलिए कि फ्रिखंदा इश्को मोहब्बत की बहुत ज्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई। बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया, मगर कोई फायदा न हुआ। फ्रिखंदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फ्रिखंदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा, जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फ्रिखंदा के कमरे में पहुंची, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवाना वार फ्रिखंदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो न मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए, मगर वो बराबर वावेला करती रही। फ्रिखंदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई न आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा भी एक इम्तिहान की तैयार कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पत्ती नाजुक इंदाम लड़की खड़ी है। बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होंठों पर पीड़ियां जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जमी उमंगे सिमटी हैं। हरीब आकर उसने फ्रिखंदा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फ्रिखंदा ने इस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प तौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, और चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फ्रिखंदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फ्रिखंदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई, जिसमें नसीमा शरीक न हुई।